सुबह की पहली किरण के साथ अनुपमा ने जैसे ही तुलसी में जल चढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि आज की हवा में कुछ कड़वाहट है। रसोई में चाय बनाते समय जब आद्या वहां आई, तो उसने अनुपमा के हाथ से कप झटक कर साफ कह दिया कि उसका ये ममता का नाटक अब इस घर में नहीं चलेगा। अनुज ने जब ये देखा, तो उसका दिल छलनी हो गया। उसने पहली बार आद्या पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर अनुपमा ने उसे रोक लिया। अनुपमा की आंखों में दर्द तो था, पर आज उसने हार न मानने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर शाह हाउस में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। तोशु ने अपनी मर्यादा लांघते हुए बापूजी के कमरे के बाहर घर बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया। बा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अनुपमा ने वहां कदम रखा। उसने बिना एक शब्द बोले तोशु को एक जोरदार तमाचा जड़ा और साफ कह दिया कि जब तक अनुपमा की सांसें चल रही हैं, इस घर की एक ईंट भी कोई नहीं बेच सकता। तोशु गुस्से में तिलमिला उठा, पर अनुपमा की आंखों की चमक देखकर उसके कदम पीछे हट गए। शाम ढलते ही कहानी में एक भावुक मोड़ आया। अनुज और अनुपमा बेंच पर अकेले बैठे थे। अनुज ने बेबसी में कहा कि वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बीच पिस रहा है। तब अनुपमा ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि अनुज को आद्या का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी संतान होती है। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए अनुज से अपना हाथ छुड़ा लिया, जो इस बात का संकेत था कि वो अब अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए तैयार है। रात होते होते कहानी ने सबसे बड़ा पलटा खाया। अनुपमा जब अपने ढाबे पर पहुंची, तो वहां एक आलीशान काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक अनजान शख्स उतरा, जिसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। उसने दावा किया कि जिस जमीन पर अनुपमा का ढाबा खड़ा है, उसका असली मालिक कोई और ही है। अनुपमा ने जब उन कागजों पर दस्तखत देखे, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दस्तखत किसी और के नहीं, बल्कि वनराज शाह के थे। अनुपमा को समझ आ गया कि अतीत का एक काला साया एक बार फिर उसका भविष्य बर्बाद करने लौट आया है। उन कागजों पर वनराज के हस्ताक्षर देखे, तो उसे लगा जैसे वक्त पीछे की ओर मुड़ गया है। वो शख्स, जिसका नाम मिस्टर खन्ना था, उसने ठंडे लहजे में कहा कि वनराज ने सालों पहले ये जमीन किसी और के पास गिरवी रखी थी, और अब वो समय सीमा खत्म हो चुकी है। अनुपमा के पास सिर्फ 24 घंटे थे अपना ढाबा खाली करने के लिए। अनुपमा बेजान कदमों से शाह हाउस की ओर भागी। वहां पहुंचते ही उसने चिल्लाकर वनराज का नाम लिया, पर वनराज वहां नहीं था। तोशु कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अनुपमा को समझ आ गया कि तोशु और खन्ना मिले हुए हैं। तोशु ने ताना मारते हुए कहा, मम्मी, अब तो आपका ये मसालों का साम्राज्य भी गया, अब कहाँ जाओगी? अनुपमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, औरत जब घर से निकलती है ना, तो सिर्फ रास्ता नहीं खोजती, नया इतिहास लिखती है। रात के सन्नाटे में अनुपमा अकेले अपने ढाबे की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी वहां अनुज आया। अनुज ने कहा कि वो अपनी सारी जायदाद बेचकर भी अनुपमा का ये ढाबा बचा लेगा, पर अनुपमा ने मना कर दिया। उसने कहा, तारांकन अनुज, अगर आज आपने मेरी मदद की तो आद्या कभी मुझे माफ नहीं करेगी, और मैं दुनिया की नजरों में फिर से एक बेचारी औरत बन जाऊंगी। मुझे ये जंग अपनी साख और अपने मसालों के दम पर जीतनी है। अगली सुबह जब बुलडोजर ढाबे के सामने खड़ा था, अनुपमा ने गांव की उन सभी औरतों को इकट्ठा कर लिया जिन्हें उसने काम दिया था। सबने मिलकर ढाबे के सामने एक मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बना ली। खन्ना और उसके आदमी दंग रह गए। तभी अनुपमा ने वो आखिरी पत्ता खेला, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने वो पुराना वसीयतनामा निकाला, जो बापूजी ने उसे बहुत पहले दिया था। उस वसीयत के मुताबिक वनराज को इस जमीन पर फैसला लेने का हक ही नहीं था। हवा का रुख बदल गया। खन्ना को हार मानकर पीछे हटना पड़ा, और तोशु का चेहरा पीला पड़ गया। जीत की इस खुशी में अनुज दूर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, पर तभी आद्या वहां पहुंची और उसने अनुज का हाथ खींचकर उसे वहां से चलने को कहा। अनुपमा की जीत तो हुई, पर उसकी गोद फिर भी खाली रह गई। उसने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, कान्हा जी, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस